गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को अपना जो लेसन चल रहा है मुगल शासक दरबार और वृत्तांत, इसमें हम नौकरशाही के बारे में पढ़ रहे हैं। मुगल साम्राज्य में जो नौकरशाही, उसके 3 पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट्स था अपना, उसमें था कि भाई नौकरशाहों की नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार से थी। जो दूसरा पॉइंट था उसमें यह था कि भाई जो अभिलेख विभाग और सूचना तंत्र मुगल दरबार में किस प्रकार से थे। और तीसरा है प्रांतीय तथा स्थानीय शासन। प्रांतीय शासन का मतलब है कि भाई जो मुगल दरबार होते थे उनमें विभिन्न प्रकार के सूबे होते थे, ठीक है। उन सूबों के सूबेदार होते थे, वो उनके मुखिया होते थे और वो सारा राजकाज वहाँ का संभालते थे। वैसे तो वो स्वतंत्र होते थे, लेकिन उनकी जो नियुक्ति थी वो किसके द्वारा की जाती थी? मुगल शासक के द्वारा प्रत्यक्ष की जाती थी। मतलब मुगल शासक ही उनकी नियुक्ति करता था। विभिन्न प्रकार के प्रांत थे, अलग अलग प्रकार के, और उनकी देखभाल, क्योंकि जो मुगल दरबार थे वो बहुत विशाल और काफ़ी बड़े थे। इसके कारण जो शासक कुछ सूबेदार और कुछ मंत्रियों की नियुक्ति करके उनको यहाँ प्रांतों में भेजता था। तो इस तरह से अलग अलग काल में अलग अलग सूबों की संख्या रही है वहाँ पे। जैसे मान लो कभी 15, 17, 22, 21, तो इस प्रकार से अलग अलग ये राज्य वहाँ पर रही हैं। फिर आता है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन के अंदर भी क्या था कि भाई सरकारें जो थी ना वो काफ़ी बटी हुई थी, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा अधिकारी जो प्रांत था इसका तो होता था सूबेदार, सूबों को ही प्रांत कहते थे। और जो स्थानीय था उसका था फौजदार, यानी उस इलाके का फौजदार, या उसे जो सबसे बड़ा मंत्री या सबसे बड़ा अधिकारी उस एरिया का कह सकते थे अपन, ठीक है। तो इसमें आज हम यही पढ़ेंगे, प्रांतीय तथा स्थानीय शासन। हमने अभी तक शासक व उसके दरबार व राजधानी के विभिन्न पक्षों के बारे में पढ़ा है। मुगल साम्राज्य काफी विस्तृत था, एक जगह से उसकी व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती थी और मुगलों ने इसे आगे विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया था। यानी इनका जो दरबार है वो काफी बड़ा था, विशाल था, और अकेला राजा सब जगह देखभाल नहीं कर सकता था कि भाई किस राज्य में क्या हालात है और क्या हो रहा है। तो उनको सबको संभालने के लिए उन राज्यों को उन्होंने सूबेदारों की नियुक्ति की थी, ठीक है। और इसको अलग अलग इकाइयों में उन्होंने बांट दिया था। इन इकाइयों में भी केंद्रीय व्यवस्था की तरह हर स्तर छोटे बड़े अधिकारी व नौकरशाह होते थे। केंद्रीय व्यवस्था का मतलब है जहाँ शासक राज्य करता था वहाँ पर छोटे से बड़े अधिकारी सब नौकरशाह होते थे। ऐसे ही जो ये अलग अलग इनके जो प्रांत थे, सूबे थे, इनमें भी अधिकारी व नौकरशाह वहाँ पे होते थे। उसके संबंध शाही दरबार से निरंतर रहते थे, यानी सारी रिपोर्टिंग करते थे किसको? राजा को। जो प्रांत का जो अधिकारी सबसे बड़ा यानी सूबेदार, वो किसको रिपोर्ट करता था? राजा को रिपोर्ट करता था, सब बातें उनको बताते थे। अब आती प्रांतीय व्यवस्था। मुगलों ने अपने प्रशासन को सुगमता की दृष्टि से विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया था। इन्हें सूबा कहा जाता था, ठीक है। ये भी प्रशासन मतलब इनका शासनकाल आराम से चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए किसी प्रकार की भी, सभी जनता को न्याय मिलता रहे, सारा कार्यभार संभाला जाए, किसी भी प्रकार की किसी भी राज्य की सीमा को कोई नुकसान ना हो। तो उन्होंने क्या कर दिया था? उनको बांट दिया था अलग अलग प्रांतों में अपने पूरे राज्य को। तो इस प्रकार से उन्हें वो क्या कहते थे? सूबा कहा जाता था। इनका आकार एक जैसा नहीं था, लेकिन इनके नाम भौगोलिकता के अनुरूप थे, ठीक है। जहां जैसी स्थिति थी उसी प्रकार से उसका नाम रख दिया गया था। सूबे का मुखिया सूबेदार होता था, जिसकी नियुक्ति शासक द्वारा की जाती थी। यानी इसका जो मुखिया था, सूबा यानी जो प्रांत था, उसका मुखिया कौन होता था? सूबेदार। और इसकी नियुक्ति राजा के द्वारा या शासक के द्वारा की जाती थी। वह उसके प्रति जिम्मेदार होता था। सूबेदार की सहायता के लिए दीवान बख्शी तथा सद्र नाम के सहायक वजीर मंत्री होते थे। यानी सूबेदार की जो सहायता हो, उसको भाई कुछ मदद मिल जाए तो इसके लिए वहां पर कुछ सहायक वजीर या मंत्री होते थे। वे सूबेदार के सहयोगी अवश्य थे, लेकिन इनकी नियुक्तियां भी प्रत्यक्ष शासक द्वारा की जाती थी। यानी वो राजा इसके सूबेदार के मददगार तो थे, लेकिन सूबेदार के साथ साथ इनकी नियुक्तियां भी शासक के द्वारा की जाती थी। इस तरह सूबेदार स्वतंत्र होते हुए भी नियंत्रण में था, ठीक है। यानी सूबेदार अपने प्रांत के लिए स्वतंत्र था, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पूरा शासन, सारा राज्य का सब जिम्मेदारियां वो संभालता था, लेकिन नियंत्रण में था। नियंत्रण का मतलब ये है कि उसकी सारी कुछ देख रेख कौन कर रहा था? राजा कर रहा था। उसको सब बातों की रिपोर्टिंग करनी होती थी। यानी वो ऐसा नहीं था कि भाई उस एक सूबे का वो खुल के कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी फैसला ले ले, लेकिन उसके लिए सब चीजें किसको बतानी होती थी?
राजा को या शासक को। लेकिन इनकी नियुक्तियां भी प्रत्यक्ष शासक द्वारा की जाती थी। इस तरह सुविधा स्वतंत्र होते नियंत्रण था। अकबर के काल में सूबों की संख्या 15, सूबे मतलब कितने प्रांत थे, अकबर का जो शासन काल था उसमें 15 प्रांत थे, ठीक है। जहांगीर के काल में 17, शाहजहां के काल में 22 तथा औरंगजेब के काल में 21 थी। किनकी? प्रांतों की यानी सूबों की संख्या। अब आता है स्थानीय शासन, यानी लोकल जो शासन था वहां राज्य के नीचे ही, शासक के नीचे, वो कैसा था। जैसे संपूर्ण राज्य सूबों में विभाजित था तो उसी तरह सूबे सरकारों में विभाजित थे, ठीक है। अलग अलग जो सूबे हैं वो अलग अलग सरकारों के अंदर विभाजित थे। सरकार से सबसे बड़ा अधिकारी फौजदार था। फौजदार के पास बड़ी सेना होती थी जिसमें घुड़सवार व तोपची होते थे। घुड़सवार जो सैनिक घोड़े चलाते हैं, जिनको अच्छी तरह से भाई घोड़ों को चलाना आता है, घुड़सवारी करना आता है। तोपची जो तोप को संभालते हैं, तोप से गोले फेंक सकते थे, ठीक है। ये सेना की एक वो टुकड़ी थी, तोपची और घुड़सवार। किसी सूबे में सरकार की संख्या कितनी होगी यह निश्चित नहीं था। यह संख्या अधिकतम 7 तक रही। यानी कोई भी प्रांत है उसमें जैसे अपने जिले होते हैं ऐसे ही वहां पर ये इनकी संख्या थी। सूबों में सरकार की संख्या, वहां सरकार बोलते थे इनको। अधिकतम संख्या कितनी थी? 7 थी। सरकार के आगे परगनों में विभाजित किया गया था। परगने का स्तर वर्तमान जिले का रहा होगा, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही था जैसे कि अपने यहाँ कोई राज्य है ना, उसमें अलग अलग जिले हैं, जिलों में विभाजित कर रखा है, जैसे जिला कलेक्टर होते हैं। उसी प्रकार पहले जो मुगल शासन काल था उसमें जो परगनों में विभाजित कर दिया था, किनको? प्रांतों को। पहले तो राज्य को किस में विभाजित किया? प्रांतों में। फिर प्रांत में जो सूबेदार होता था उसने उनको परगनों में यानी जिलों में विभाजित कर दिया था। परगना स्तर पर कानून को चौधरी व काजी नामक अधिकारी थे। कानून को राजस्व का रिकॉर्ड रखना, कानून को जिससे कि अभी भी जो भाषा चली आ रही पटवारी के पास सारा भाई भू अभिलेख होता है ना, जमीन से संबंधित जो रिकॉर्ड्स होते हैं। अधिकारी तथा चौधरी का मुख्य कार्य राजस्व संग्रह करना था। चौधरी जो होता था वो टैक्स लेता था, बाद में जैसे लंबरदार हो गए, नंबरदार जिसने बोलते हैं ना, वो राजस्व संग्रह करना होता था। ये दोनों अधिकारी वंशानुगत थे। तथा तीसरा अधिकारी काजी यानी न्याय तथा धार्मिक मामलों का अधिकारी था, जिससे आवश्यकता के अनुरूप बदल दिया जाता था। यानी काजी जो होता है वो ये मुस्लिम व्यवस्था में है, ये न्याय के अधिकारी होते थे, ये फैसले करते थे। उनकी किसी भी प्रकार की कोई बातें हो जाती थी तो। प्रशासन में सबसे छोटी इकाई गांव थी। इसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत देखती थी, जो गांव के बुजुर्गों को स्थायी संस्था थी, जिसमें गांव का कृषक समुदाय होता था। गांव में मुकदम और पटवारी नामक सरकारी अधिकारी होते थे, ये गांव का पूरा रिकॉर्ड रखते थे। प्रशासन में परगने स्तर पर ऊपर फारसी भाषा का प्रयोग होता था, लेकिन ग्राम स्तर पर स्थानीय भाषा चलती थी। गांव की भूमि की मलकियत स्थानीय जमींदार की होती, जो वंशानुगत थी। यानी जमींदारी जो प्रथा थी, जमींदार के पास जमीन होती थी और वो फिर उसके बाद उसके बच्चे, ये अनुवांशिकता थी। और सारा जो रिकॉर्ड होता था वो गांव का पटवारियों के पास होता था। ये वहां अधिकारी के रूप में सबका रिकॉर्ड रखते थे। इतिवृत्तों में इस बात को प्रमुखता से उठाया गया है कि बादशाह की पकड़ केंद्रीय दरबार से लेकर ग्राम के पटवारी तक काफी अच्छी थी। यानी जो चैन थी शासन की वो ऊपर से लेके और नीचे जो ग्राम स्तर तक की शासक चलाता था। इसमें नए व पुराने तत्वों का समावेश था। नए तत्वों में सूबे, सरकार और परगनों की व्यवस्था बनाई गई, जबकि परगने व गांव स्तर की पिछले सैकड़ों वर्षों चली आ रही व्यवस्था से भी छेड़छाड़ नहीं। यानी पुरानी जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी, सूबों की, सरकार की, परगनों की, उन सब चीजों की व्यवस्था वैसे ही चली रही थी, उसको चेंज नहीं किया गया था, छेड़छाड़ उससे नहीं की गई। हाँ, जमीन की पैमाइश इत्यादि करवाकर नई नीति को लागू करने में सफल रहे। तकावी यानी आपदा, विशेषकर अकाल इत्यादि की स्थिति में कृषक की सहायता से मुगल आयाम कृषक तक पहुंच गए थे। जजिया व तीर्थ कर की समाप्ति के कारण शासकों की चर्चा सामान्य से सामान्य व्यक्ति में होना प्रारंभ हो गई थी। यानी उन्होंने जो जजिया कर था, तीर्थ कर था, उन सबको हटा दिया था। उससे जो गांव के जो लोग थे उनमें भी इनकी चर्चा, जो मुगल शासक थे इनकी चर्चा वहां तक फैल गई थी। तो ये हमने मुगल काल के अंदर जो नौकरशाही थी उसमें हमने पढ़ा कि उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती थी नौकरशाहों की, फिर उनका अभिलेख तंत्र किस प्रकार से था, सूचना तंत्र किस प्रकार से था, उनके रिकॉर्ड किस तरह रखते थे, और लास्ट में जो हमने देखा है आज वो है प्रांतीय था, स्थानीय शासन इनके किस प्रकार से थे। तो आज का इतना ही पार्ट है। इसमें मैं कुछ प्रश्न भेज रहा हूँ, उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना। कल हम पढ़ेंगे मुगलों की विदेश नीति, कि इनकी दूसरे देशों से, विदेशों से इनके संबंध कैसे थे और किस प्रकार की इनकी पॉलिसीज थी, नीतियाँ थी, वो सब हम कल पढ़ेंगे।